नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 3 तक हमने चर्चा कर ली थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत के संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 क्या कहता है? संविधान का भाग 4 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होंगे, एक जन कल्याणकारी राज्य क्या होगा। हम ये देखेंगे कि हमारा जब देश का संविधान बन रहा था तो हमारे कुछ सपने थे। हम सपनों में ये देखेंगे कि हमारे सपनों का भारत कैसे होगा, तो हम सभी उन चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है हमने नीति निर्देशक सिद्धांत में रखी। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे और नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य क्या है और समाज में किस प्रकार का ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। अब आपसे पूछे कि भाग 4 में क्या है, तो एक प्रश्न तो यहां से बन गया कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब आप कहोगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। राज्य के बारे में जन कल्याणकारी और राज्य के अंदर जो योजनाएं होंगी और राज्य, राम राज्य, ग्राम राज्य जैसी अवधारणाओं को शामिल किया गया है। हम यहाँ पर ये देखेंगे ये किस देश से लिए गए हैं। भाग 4 किस देश से प्रभावित है, तो वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से प्रभावित है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये वाद योग्य है? क्या वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में इनके लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए देखें, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है, माफ कीजिए, पिछड़े वर्गों को स्कॉलरशिप मिलती है। राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो केस नहीं कर सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली। बालिकाओं को लैपटॉप मिलता है, 90% आने के बावजूद उनको लैपटॉप नहीं दिया गया, वह राज्य पर केस नहीं कर सकते हैं कि हमें नहीं दिया गया। राज्य की स्थिति अच्छी होगी तो वो दे देंगे, यानी ये वाद योग्य नहीं है। क्या इन्हें न्यायालय में लागू किया जा सकता है? नहीं, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें, नीति निर्देशक तत्व शासन के मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है। जो भी योजनाएं आती है, भारत एक समाजवादी राष्ट्र है और इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब कोई योजना लागू की जाती है तो राज्य के अंदर हम देखते हैं कि उसके लिए बेहतर जो कुछ हो उसके लिए ये चीज़ रखी जाती है। अब अगर हम बात करें, एक प्रश्न आया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत से, देश के वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ये आईएएस का एग्जाम हुआ था, अर्थात यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2000 में और इसका प्रश्न बना था यहाँ से। तो यहाँ से प्रश्न बना था तो पूछ सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध किससे है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र से है। अब अगर हम बात करें इनका महत्व क्या है, महत्व ये है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य इनका गठन करता है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत आवश्यक है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अधिकांश योजनाओं का आधार इसी से प्रेरित होता है। राज्य जब भी कोई योजना निकालता है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख के योजनाएं निकालता है। लाडली बहना योजना जो राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा 25 लाख का बीमा किया गया था, इलाज मुफ्त फ्री था, पशुओं के लिए दवाइयां फ्री है,
अगर हम देखें हमारे लिए मेडिसिन फ्री है, तो ये राज्य क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए योजनाएं चलाते हैं। तो ये जो सारी स्कीम है पूरी की पूरी, 2 रुपए किलो आपको गेहूं मिलता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं और किस आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद, जैसा कि मैंने बताया 36 से शुरू हो रहा है, 51 तक है। अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में दी गई है। राज्य कौन होंगे, राज्य की डेफिनेशन दी गई है। राज्य के अंदर शामिल होंगे एमपी, एमएलए, पीएम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये शामिल होंगे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो सारे के सारे राज्य में शामिल होंगे। नॉन गवर्नमेंट, ठीक है जी, प्राइवेट संस्थान जहां से राज्य को अनुदान, राज्य अनुदान देता है, अर्थात प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनको सरकार फंड डोनेट करती है, वो भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। तो अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय, कोर्ट क्या कर सकता है, इन्हें परिवर्तन नहीं कर सकता है, न्यायालय में परिवर्तन योग्य नहीं है। कौन, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 38 के तहत कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अनुच्छेद 38 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन देना, महिला पुरुष क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य प्रयास करेगा कि महिला व पुरुषों को समान वेतन दिया जाए। सभी एक राज्य के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जो कर्मचारियों को एक जैसा वेतन मिले, अर्थात कोई टीचर है, जैसे कोई महिला अध्यापिका है और एक पुरुष अध्यापक है, उनको समान वेतन मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र गरिमा के साथ विकास करना, अनुच्छेद 39 में यह गया, बच्चों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है और यहाँ गरिमा के साथ व्यवहार करना अनिवार्य है, विकास करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 39 क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 क्या जोड़ा गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया है। जिसमें मान लीजिए 39 कै के तहत कोई पिछड़े हुए या कहें आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, बीपीएल श्रेणी का है, और अगर उसे विधिक सहायता की जरूरत पड़ गई, अर्थात कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो राज्य उसके लिए वकील भी करके देगा, उसके स्टेशनरी तक का खर्चा उठाएगा, यहाँ तक फोटो स्टेट का भी खर्चा राज्य उठाएगा। तो अनुच्छेद 39 कै के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा कौन, राज्य प्रदान करेगा जी। इनमें से प्रश्न आने की कम संभावना है, लेकिन जो अब आर्टिकल आ रहा है उसमें से 100% संभावना है कि आएगा। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 के बाद में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, यानी गांधी जी का सपना था राम राज्य ग्राम राज्य। गांधी जी कहते थे भारत की जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है, तो इसीलिए उन्हें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की थी। राज्य प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का समन्वय हो, इसीलिए हम 73वां 74वां संविधान संशोधन लेके आए थे, संविधान संशोधन लेके आए थे, ठीक है जी, संविधान संशोधन लेके आए थे।
और अगर हम देखें तो हमने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। अब इसके बाद अनुच्छेद 40 के बारे में पूछे तो बता देना, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत कैसे बनेंगी। इसके बाद अगली हम बात करें, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत। 41 में यह कहा गया है काम दिया जाएगा राज्य के द्वारा, शिक्षा दी जाएगी और इसके अलावा लोक सहायता जैसे कार्य राज्य करेगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को प्रस्तुति सहायता देना। अगर हम देखें कि निर्वाह मजदूरी, अवकाश देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 42 के तहत, तो अनुच्छेद 42 कई चीजों से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। गांधी जी कहते थे कि भारत में बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिए, छोटे उद्योग लगने चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। उनके सपने को यहां पर ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 42 में रखा गया। महिला अगर शादीशुदा है और वो गर्भवती है तो उसको जो अवकाश चाहिए, मातृत्व अवकाश चाहिए, तो उसका प्रबंध भी किया जाएगा। राज्य उसके लिए भी अवकाश प्रदान करेगा। निर्वाह मजदूरी अर्थात जो कार्य कर रहा है मुफ्त में नहीं करवाया जाएगा, उसे मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये अनुच्छेद 42 में है। तो अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 43 में अगर हम देखें तो 43 कहता है कुटीर उद्योगों धंधों का प्रबंध करना, राज्य प्रयास करेगा अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग धंधों का प्रबंध करना अर्थात कुटीर उद्योग स्थापित करना अनुच्छेद 43 के तहत। और अनुच्छेद 43 को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला 43 कै, अनुच्छेद 43 कै क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका होगी। उद्योग लगाए जाएंगे, वहां पर कर्मकारों की भूमिका अहम होगी। और अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है, सरकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन होगा, सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। ये संविधान संशोधन के बाद में जोड़े गए हैं अनुच्छेद 43 कै और अनुच्छेद 43 ख। तो कुटीर उद्योगों धंधों का प्रबंध करना अनुच्छेद 43 के तहत है। और अगर आपसे पूछ ले समान सिविल संहिता, एक राज्य एक कानून होना चाहिए, पूरे राज्य में एक ही प्रकार का कानून होना चाहिए। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में मिलती है, अनुच्छेद 44 में मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 44 में मिलता है। अगर हम बात करें कि समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है, गोवा में है जी, एकमात्र गोवा है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। यहां पर देखें तो 6 वर्ष से कम आयु कौन से, जो आंगनवाड़ी में बालक होते हैं, आंगनवाड़ी में जो बालक होते हैं, बालिका होती है, उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। तो राज्य प्रयास करेगा आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह खोलने के लिए। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। इसके बाद अनुच्छेद 46 क्या कहता है, SC ST OBC आर्थिक हितों का प्रावधान, जो स्कॉलरशिप दी जाती है SC ST OBC उनके लिए प्रावधान है। अगर स्कॉलरशिप ना दी जाए तो ये लोग न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि
नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 46 में स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार के प्राथमिकता कर्तव्य माना जाएगा। हमारे पोषाहार को सुधारने के लिए और अगर हम मिलावटी चीजें वगैरह से बचने के लिए मिलावटी चीजों के बारे में बचने के लिए अनुच्छेद 47 के तहत राज्य यहां पर प्रावधान करेगा। जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। लोक स्वास्थ्य सुधार जैसी चीजों को प्राथमिकता देगा। लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए राज्य प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 के तहत। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन में सुधार करना, कृषि और पशुपालन में सुधार करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 48 के तहत ही पशु बलि पर रोक लगेगी। जैसे 2014 में ऊंट वध पर रोक लगा दिया गया था, पशु बलि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 48 के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। साउथ के अंदर एक वो दौड़ होती बैलों वाली, अगर मैं सही हूं तो बताना, वडमकल्ली बोलते हैं शायद, वो तो नौका रेस होती है वडमकल्ली तो, लेकिन इसमें एक होती है जिसमें वो जो बैल होता है उसकी पूंछ पकड़ के भागते हैं वगैरह। इसके बाद में अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जितने भी है, देश के जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, अर्थात जो नेशनल बिल्डिंग्स है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो राज्य की डेफिनेशन पहले ही बता दी है, अब और बता देते हैं इसमें राज्य। तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे और जो स्थान होंगे उन वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, रक्षा की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 101% पूछने की संभावना है अगर नीति निर्देशक सिद्धांत में। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50, इनसे प्रश्न सबसे ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। भारत की न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। ठीक है जी। और इसका क्या पाया जाएगा? पृथक्करण पाया जाएगा। आर्टिकल 50 के तहत न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप कहोगे सर कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? कार्यपालिका में शामिल होती है सरकार। और कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सारे क्या होते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। ध्यान रखना, कार्यपालिका में आते हैं। तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों का पृथक्करण पाया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाने का प्रयास करेगा राज्य। राज्य प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अनुच्छेद 51 ही देश की विदेश नीति का नारा है। अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि भारत की विदेश नीति किस आर्टिकल में दिखाई देती है? आर्टिकल 51, जिसमें बताया है विश्व शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। भारत ने कभी भी, अगर देखें सैकड़ों सालों के इतिहास में भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है। हमारे मूलभूत सिद्धांत है कि हम प्रथम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। जितने भी आक्रमण हुए हैं बाहर से ही आक्रमण हुए हैं। भारत ने कभी किसी की भूमि नहीं दबाई। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और 39 का और 43 ख जोड़े जाते हैं। तो ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 39 क को जोड़ दिया, विधिक सहायता वाला,
अनुच्छेद 43 क और अनुच्छेद 43 ख, इनको जोड़ा था। ये आपके थे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत थे अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। तो प्रश्न आपका ये बनता है कि नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 4। भाग 4 में इनका उल्लेख मिलता है। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। 36 राज्य की परिभाषा, 37 न्यायालय में प्रवर्तन योग्य नहीं है, 38 लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। ये व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकती है। अगली अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 क समान न्याय, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता दीजिए, समान न्याय, सभी को समान न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत मानवोचित दशाओं में जो प्रस्तुति होगी उसमें सहायता, निर्वाह मजदूरी, अवकाश देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। और अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग धंधों का प्रबंध करना। अनुच्छेद 43 क उद्योग धंधों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका होगी। अनुच्छेद 43 ख सरकारी समितियां स्वैच्छिक गठन किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी। अनुच्छेद 43 ख के तहत अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता जो कि गोवा में लागू है एकमात्र। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 SC ST OBC के लिए जो आर्थिक हितों के प्रावधान किए जाएंगे, अर्थात उनके स्कॉलरशिप वगैरह का ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार को सुधारने के लिए, मिलावटी चीजों को रोकने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। उनके लोक स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता देना राज्य का परम कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 के तहत अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन में सुधार किया जाएगा, कृषि और पशुपालन में उन्नत नस्लों का समावेश किया जाएगा और अगर इसमें वध, पशुओं के वध को रोक लगाई जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है, उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करें, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मिलेगा आपको। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम देखें अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य प्रयास करेगा और यही भारत की विदेश नीति का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अनुच्छेद 51 तक हो गए हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 39 क 43 ख को जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपके भाग 4 कंप्लीट होता है और भाग 4 क वो भी साथ में कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो जो 4 क है संविधान का भाग 4 क, ध्यान रखना 4 क आ जाए इंग्लिश में, 4A आ जाए, एक ही बात है, यूनिट 4A। अगर हम बात करें 4 क क्यों लगाया? क्योंकि भाग 4 में तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है और 4 क में क्या है? 4 क के अंदर हम देखेंगे इसमें राज्य के मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसके बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? न हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ ड्यूटीज है, कुछ कर्तव्य है, इनको संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जी का समय था और हमारे यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो हमने यूएसएसआर से प्रभावित होकर, यानी पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर संविधान में हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया। अगर आपसे पूछ ले मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से एक्सेप्ट की है, तो हमने यूएसएसआर, सोवियत संघ, अगर सोवियत संघ ना हो तो रशिया भी कह सकते हैं, लेकिन रशिया 1991 में बना था तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा सोवियत संघ या यूएसएसआर। ये मूल संविधान में नहीं थे,
और इसे किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? यानी मूल कर्तव्यों को। ध्यान रखना, मूल अधिकार अलग चीज है, मूल कर्तव्य अलग है। मूल अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो राज्य ने आपको दिए, मूल कर्तव्य जो है बाध्य नहीं होते हैं। यानी मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए हैं। तो हमने यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है। शुरू में मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 है जी, वर्तमान में 11 है मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन होता है। मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था इसका, और जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी राज्य प्रयास करेगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उन्हें दी जाए। तो अब ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं इनके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी की किताब में लिखा होता है, लेकिन शायद ही आपने पढ़े हो, तो हम यहाँ पर मूल कर्तव्यों की चर्चा कर लेते हैं। 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं? पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो हमारा दूसरा कर्तव्य कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को भी हम याद रखें, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। हमारा तीसरा कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ये हमारा अगला मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत पर संकट आ जाए तो अपने प्राणों की बाजी लगा देना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों को समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, चाहे वो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग, लिंग आधारित किसी प्रकार का भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। यानी राज्य यहाँ पर यह कहता है कि हमें उन प्रथाओं का त्याग करना होगा जहाँ पर नारी को निंदा की नजर से देखा जाता है, उनके गरिमा पर आंच आती है, उनके सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी प्रथाओं को हम त्यागने का प्रयास करेंगे। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करना, संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। राजस्थान में एक संप्रदाय है, अगर हम देखें बिश्नोई संप्रदाय, वो यहाँ तक जानवरों को तो मानते ही मानते हैं, वृक्षों तक के बारे में भी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अमृता बिश्नोई का नाम सुना होगा। वन्य जीवों के लिए पुरस्कार दिया जाता है, अगर हम दें उनकी रक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास किया जाएगा। हम लोग पुराने अंधविश्वासों से उठकर वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगे, मानववाद और ज्ञान अर्जन में प्रयास करेंगे। अगला हमारा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। दो समुदायों में अगर झड़प हो जाती है तो वो सबसे पहले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहें और उपलब्धि की गई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। सभी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे देश का नाम रोशन करने का, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष रूप से बढ़ने का प्रयास करेंगे, राष्ट्र के प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये भी सभी भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। और अंतिम हमारा 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के
6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और अगर हम देखें, अब आप कहोगे ये तो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, आर्टिकल 21 के तहत पढ़ा था। नहीं, मान लीजिए माता पिता बोलते हैं कि हम तो नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह कहा कि आपका कर्तव्य है 6 से 14 साल के बालकों को भी अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। किसके परिवार में मान लीजिए किसी बालक के पिता नहीं है, वो काम कर रहा है, तो वहाँ पर मजबूरी है, वो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य दूसरे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको कैसे भी करके प्रारंभिक शिक्षा तो दिला ही दे। तो यहाँ पर राज्य ने ये प्रावधान कर रखे हैं। ये आपके मूल कर्तव्य थे जो यूएसएसआर से लिए थे हमने। और अगर हम देखें तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर 11वें मूल कर्तव्य ऐसे ही पूछते हैं, कब जोड़ा गया था और कौन सा संविधान संशोधन था। तो आज हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए, भाग 4 और भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।